तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है आनंद और आपका स्वागत करता हूं मैं R2S2 पर। यहाँ पर अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे की बात करेंगे। वहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में जहाँ तक बात कर ली थी, जैसे कि अभी अगर हम लोग कहने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए, जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आते हैं, यानी पाचन तंत्र में तंत्र अगर हम बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही होंगी, है ना। यानी कि अगर हम बात करते हैं पाचन तंत्र का, है ना, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पर, यानी कि दो चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, शामिल करेंगे। पहला क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल, है ना। एक जो माउथ से लेकर के एनस तक का जो पूरा का पूरा पाथवे है, इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और साथ में हम लोग क्या कहेंगे, जो कि पाचन ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इनकी भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में हमें क्या क्या चीजें बात करनी होंगी, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे माउथ का, यहां पर हम लोग बात करेंगे माउथ के बाद किसका, ईसोफेगस का, ईसोफेगस का, ईसोफेगस के बाद हम लोग बात करेंगे स्टमक का, स्टमक के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन के बाद हम लोग किसकी बात कर लेंगे, तो इसके ठीक बाद हम लोग बात कर लेंगे रेक्टम का, है ना। और रेक्टम के ही ओपनिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं, एनस कह रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एलिमेंट्री माउथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो माउथ में हम लोगों को तीन चीजें बात करनी होंगी, है ना, जिसमें से कि एक जो कि ग्लैंड वाला हिस्सा है, जिसको कि हम सैलिवरी ग्लैंड कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, इसके बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं माउथ के अंदर क्या, टीथ, दांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर साथ में एक और चीज क्या देख लेंगे, हम लोग टंग देख लेंगे, ठीक है, दो चीज देख लेंगे, टीथ और टंग। फिर ईसोफेगस की बात करेंगे, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम, इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और जब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो हर जगह से संबंधित जो उसके ग्लैंड होते हैं, जो ग्रंथि होती है, उसके लिए, है ना। तो जैसे कि देखो, माउथ में जैसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, सैलिवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पहला हम लिख लेते हैं कहाँ पर, माउथ में, माउथ में क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आ गया सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स लिख लेते हैं, चूंकि तीन पेयर में है तो सैलिवरी ग्लैंड्स। इसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे, तो दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो जो कि कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पेट में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड ऑफ स्टमक, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, ठीक, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद तीसरा क्या आ जाता है बताइए, उसके बाद आ जाता है लिवर, फिर क्या आ जाएगा, पैनक्रियाज, ठीक, और फिर क्या आ जाएगा, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। जो इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स होते हैं वो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है। इन सब के बारे में हमें बात करनी है पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है। और इनसे रिलेटेड उनका कैसे कैसे पाचन होता है उसके बारे में भी साथ में बात करते जाएंगे, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में आगे बढ़े। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को लेकर के फिर आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इसमें से सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो टीथ के बारे में लेने वाले हैं, दांत के बारे में। तो देखिए, दांत के स्ट्रक्चर से ही शुरुआत कर लेते हैं। अगर दांत के स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं तो ये हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम देखेंगे
थोड़ा बेहतर बना लेते हैं, डायग्राम खूबसूरत बनता है तो फिर पढ़ाने में भी मजा आता है ना। ये देखिए, ये दांत हो गया। इसमें ध्यान रखेंगे इसका जो अपर सरफेस का एरिया होता है ना, ये जो अपर सरफेस का एरिया होता है ये काफी ज्यादा हार्ड पार्ट होता है, बहुत ही ज्यादा, एक तो सघन भी होता है और दूसरा क्या कि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत हिस्सा होता है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इनामेल कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा मजबूत जो हिस्सा है वो क्या है, वो इनामेल ही है, जो कि दांत के सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, क्राउन वाले पार्ट पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हमने क्या कहा, ये इनामेल होता है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया इनामेल, लिख लेते हैं जरा। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया इनामेल। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है डेंटाइन। ठीक है, इसको क्या कहा गया, डेंटाइन। ये क्या है, तो ये रूट है, ये दांत का रूट है। और इस रूट के पास हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, मसूड़े होते हैं, है ना, गम्स जिसको हम लोग बोलते हैं। इन्हीं गम्स में जब मान लो बैक्टीरिया का यहाँ पर क्या हो जाता है, जब अटैक हो जाता है तो इन गम्स में क्या हो जाते हैं, कुछ पस जैसा आने लगता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पायोरिया बोलते हैं। ये क्या है, ये गम्स हैं, गम्स। ठीक ना, मसूड़े, मसूड़े। ठीक है, और ये क्या है, ये रूट वाला हिस्सा है। ये क्या है, ये रूट है, ये दांत का जड़ है, रूट है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो रूट वाला हिस्सा होते हैं ना, यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, इस वाले में। और ये बीच में क्या है, ये पल्प है, यहाँ पर क्या होता है, पल्प होता है। और इसमें बहुत सारे हमें ब्लड वेसल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, ये ब्लड वेसल है मान लेते हैं। और ये वाला जो है, ये जो ऑरेंज कलर में मैंने बनाया, ये नर्व्स हैं। ठीक है, ये नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग्स। इसके कारण से ही हमें दांतों में क्या होती है, जब ठंडी गर्मी का ये लगता है तो हमें सनसनाहट जैसी होती है। ठीक है, और ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। साथ में हमें क्या देखने के लिए मिला, ब्लड वेसल्स भी देखने के लिए मिले, दांतों के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोल रहे हैं, तो ये हो गया पल्प। बताओ, एक दांत का पूरा लगभग ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हमारे पास आ गया डाटा सारा का सारा, है कि नहीं। अब बात करते हैं दांतों की, तो ये ओवरऑल होते कितने हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें दो तरह के दो उम्र के मानव होते हैं उसकी बात करनी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके अंदर, बच्चों के अंदर, है ना। तो बच्चों के अंदर जब बात करेंगे, बच्चों के लिए जब हम बात करेंगे, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला, डेंटल समझ लेना आराम से, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, कभी दिक्कत नहीं होगी इस मामले में। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 2102। और यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं क्या, 2102। ठीक है, क्या होता है ये 2102, अभी जस्ट समझाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एक वयस्क का, है ना, एक वयस्क के अंदर बात करेंगे, वयस्क का डेंटल फॉर्मूला, दांतों का फॉर्मूला। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये 2102 जो है, अब यहाँ पर ये 2123 हो जाएगा, 2123, है ना, 2123। इसके बारे में भी बता देते हैं, ये क्या है और ये क्या है, आखिर यहाँ पर जीरो क्या गया है और यहाँ पर आखिर ये ऐसा क्यों आया है। तो समझना इसके लिए, जब दांतों के पूरे सेट की बात करते हैं, तो जैसे सपोज करते हैं ना कि ये किसी आदमी का क्या है, ये किसी आदमी का ये पूरा माउथ खुला हुआ है और हमें सारे के सारे दांत दिख रहे हैं। मान लेना ये ऊपर वाला जो बोन है, इस बोन का नाम क्या, तो ये हो गया मैक्सिला। ये क्या हो गया, ये है मैक्सिला। ठीक है, हम साइड से देख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये मैंडिबल है। ये क्या हो गया, ये हो गया मैंडिबल। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत बोन होता है, मैंडिबल। और ये एक अकेला, इसके बारे में दो तीन चीजें तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये
अकेला एक मूवेबल घूमने लायक बोन होता है पूरे स्कल में, ओनली मूवेबल बोन इन स्कल। पूरे के पूरे स्कल में अगर हम बात करें, यहां से लेकर के यहां तक की खोपड़ी में अगर हम बात करेंगे, तो ये एक अकेला मूवेबल बोन होता है मैंडिबल। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये मैंडिबल की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। ठीक है, स्कल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है, मैंडिबल ही होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर जॉ भी कहते हैं। लोअर जॉ मतलब कि नीचे का जबड़ा है ये। ठीक है, लोअर जॉ। ठीक है, आपने कई बार मॉडल्स के बारे में सुना भी होगा कि वो क्या करती हैं, यहाँ पर वो जॉ लाइन बनाती हैं, उनका जॉ लाइन दिखना चाहिए, उनके डेफिनेशन का एक पार्ट होता है। चलिए ठीक है, मैक्सिला की बात क्या करते हैं, ये अपर जॉ है। ये क्या है, ये अपर जॉ है। और अपर जॉ है, साथ में ये क्या होता है, तो ये इमूवेबल होता है। इमूवेबल, इमूवेबल कहने का क्या मतलब हो गया, ये हिल डुल नहीं सकते हैं, है ना। ये जो भी हिलता है ये मैंडिबल ही हिलता है। आपने कई बार गायों के में भी देखा होगा कि वो नीचे का ही जबड़ा मूव करते हुए खाने को चबाती हैं। ठीक है, अब चलिए जरा इसमें हम लोग दांतों के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसमें जब दांतों को देखेंगे तो सबसे सामने से हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, दो दांत देखने के लिए मिलते हैं सबसे सामने से, यहाँ पर लगे हुए ये। ठीक है, और इसके ठीक बगल से एक ये। ठीक है, दो दांत तो यहां पर देखने के लिए मिल गया, साथ में एक हमें थोड़ा सा कोनिकल जैसा एक और दांत देखने के लिए मिलता है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तीन दांत जो कि थोड़े चौले चौले दांत हैं। तीन दांत है ना, सॉरी दो दांत जो कि थोड़े चौले चौले ढंग के दांत होते हैं। ये रहे, थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको एक छोटा कर दे रहे, हाँ ये। ठीक है, दो दांत जो कि थोड़े चौले चौले हैं, और उसके बाद तीन जो कुछ ज्यादा ही चौले चौले दांत होते हैं, ये रहे। ये देखो, ये पूरा का पूरा एक दांत का सेट बन गया, ऊपर का एक तरफ का जो कि हमें साइड से दिख सकता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। नीचे से भी कुछ वैसा ही टाइप का होगा। ठीक है, ये रहा दो दांतों का सेट, उसके बाद क्या, एक थोड़ा सा कोनिकल जैसा, फिर दो छोटे छोटे, और तीन जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा टाइप का दांत, है ना। ये हमारा हिस्सा दिख गया। अब देखो, जो ये एक कोनिकल वाला बनाया है ना, इसको पहले समझ लो, ये क्या है, ये है कैनाइन। ये वाला जो दांत है इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। रेड में चूंकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, इसलिए रेड का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ये कैनाइन है। कैनाइन अगर एक सेट में देखें, ऊपर वाले सेट में तो कितना है, एक अकेला है, इसीलिए यहाँ पर भी जो ये वन दिख रहा है, ये वन ऊपर वाला, ये वन नीचे वाला, यानी कि ये वाला और ये वाला, और इसमें भी जो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दिखता है, ये चारों वन जो हम इंडिकेट कर रखे, ये चारों किसको इंडिकेट करते हैं, ये कैनाइन को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखो, येलो से जिसको हम मार्क कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों और ये दोनों ही अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों येलो वाले जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं इंसिजर। इंसिजर है ना, इंसिजर। ये दो होते हैं, कितने होते हैं, एक सेट की तरफ का, एक तरफ की हम बात करेंगे तो ये इंसिजर दो होते हैं। इसके बाद ये दो जो हैं, ये क्या है, ये है प्रीमोलर, और ये तीन जो हैं, ये क्या है, ये है मोलर। ठीक, अब जरा काउंट कर ले, कैनाइन एक तरफ की बात कर लेते हैं, नीचे वाला सिर्फ, तो कैनाइन कितना, एक, इंसिजर कितने, दो, कैनाइन कितना, एक, प्रीमोलर कितना, दो, और मोलर कितना, तीन। तो इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले सेट के लिए बताना, ये कितना हो जाएगा, टू, फिर क्या हो जाएगा, कैनाइन। एकदम क्रम से चलेंगे, पहला ये दो, तो दो लिखा मैंने, फिर कैनाइन, कैनाइन के लिए वन, और फिर क्या, दो प्रीमोलर और तीन क्या, मोलर। तो बताओ ये क्या आया, 2 1 2 3। इसी तरह से ऊपर वाले का भी अगर हम साइड से सिर्फ लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 3। देखो इस तरफ से भी दो, एक, फिर ये दो, और फिर ये तीन, है कि नहीं। तो बताओ ये 2 1 2 3 जो होता है, ये एक एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला कैसे बना, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक एडल्ट के अंदर हम डेंटल फॉर्मूला आखिर 2 1 2 3 ही क्यों लिखते हैं।
ठीक है, ये तो एक तरफ से हो गया ना। इसको दोनों तरफ से अगर हमको देखना होगा, चूंकि हम अगर बात करते हैं जबरे की, तो जैसे सपोज करो कि हम कहते हैं ये रहा ऊपर का जबड़ा और ये रहा नीचे का जबड़ा, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां से 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, है ना, 3 मोलर, है ना। तो ये क्या हो गया एक तरफ का। तो फिर इधर भी वही चीज डबल, क्योंकि इसके उस साइड भी तो है। और फिर यहां पर भी क्या देखने के लिए मिला, 3 मोलर, 2 प्रीमोलर, 1 कैनाइन, और फिर हमको क्या देखने के लिए मिला, 2 इंसीजर, है ना। तो ये तो एक तरफ का ही हो गया, तो उसको डबल करना पड़ेगा, रिपीट, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे सीधा इंटू 2 एंड इंटू 2। बात समझ में आई। अब देखो जरा इसको जोड़ लो, ये कितना हो जाता है, तो देखो 5 3 8, 5 3 8, तो 8 और 8 16, और इसको 2 से जैसे ही करोगे तो बताओ तुम्हारी 32 ही निकल करके आ जाएगी, है ना। 32 दांत यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर बच्चे के अंदर बात करोगे तो यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं 5, और इधर भी कितने 5, यानी कि 10, और इसको 2 से गुना कर दोगे यानी कि 20, यानी कि बच्चे में टोटल कितने दांत हैं, तो 20 ही दांत हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये जो 20 दांत होते हैं इसको मिल्क टूथ कहा जाता है। ये एक बार आने के बाद सेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, फिर दोबारा जो दांत आता है ना वो दांत परमानेंट टूथ कहलाते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन को देखना जरा समझना कि टोटल अगर हम बात करेंगे तो एक मानव के अंदर कितनी बार दांत आते हैं। तो ध्यान रखो जरा सा यहाँ पर क्वेश्चन को देखना जरा कि मानव के अंदर, पहला मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं, पहला प्रश्न है कि मानव के अंदर, मानव में कुल कितनी बार दांत आते हैं, कुल कितनी बार दांत आते हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसका, बताओ। इसका जो आंसर जाएगा 2 बार। कितनी बार जाते हैं, 2 बार। कौन, तो एक बार टेम्पोररी वाला, टेम्पोररी टूथ, है ना, जो टेम्पोररी वाले होते हैं, और दूसरा क्या, परमानेंट। यहां पर भी जरा टीथ ही लिख दे, है ना, घबराहट नहीं होगी तुम लोगों को, टीथ, ठीक। और दूसरा क्या, परमानेंट टीथ। बोलो इसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन समझना, इसी चीज से संबंधित दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है वो क्या, मानव के अंदर, मानव में कुल कितने दांत आते हैं, कितने दांत पूरे लाइफ में आते हैं। अगर पूरे लाइफ में बात कर रहे हैं तो यहां पर आपका जो आंसर जाएगा, यहां पर देखना आंसर का, यहां पर थोड़ा सा संभल करके करना आंसर। देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हमको 32 में 20 को प्लस भी करना होगा, टोटल 52 दांत आते हैं। कुल कितने आएंगे, टोटल 52, है ना। टेम्पोररी वाले कितने, जो आकर के चले जाएंगे, टेम्पोररी वाले, टेम्पोररी, है ना, ये कितने आएंगे बताओ। टेम्पोररी वाले कितने, ये 20 और प्लस परमानेंट, है ना, ये कितने 32, तो टोटल कितने हो गए बोलो 52। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे मजबूत हिस्सा दांत का कौन सा होता है, तो हम जानते हैं कि इनामेल होता है। उसके बाद नीचे जो है, उसके इनामेल के नीचे जो होता है वो क्या करता है, वो टेम्पोररी, सॉरी वो डेंटाइन है, ठीक। चलिए ये तो दांतों की बात हो गई। दांतों में हमने कहा 4 तरह के दांत होते हैं, जरा उसके बात कर लेते हैं, दांत के प्रकार, ठीक। कौन कौन से होते हैं दांत के प्रकार, तो देखिए दांतों के प्रकार जो होते हैं उसमें सबसे पहला लेते हैं क्या, इंसिजर, ठीक है। ये किस काम में आते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये काटने के काम आते हैं। आप कभी बाजार गए और वहां पर आपको
रोल वाला दिखा और आपको रोल खाने की इच्छा हुई, आपने रोल लिया और उसको क्या किया, बाइट किया, तो आप सामने के दांतों से उसको बाइट करते हैं, काटते हैं उस पर, तो वो काटने के काम कौन आता है, तो इंसिजर। ठीक है, एक सेट में अगर ऊपर वाले ही मैक्सिला के सेट की बात करें कुल कितने इंसिजर होते हैं, तो 4 होते हैं। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, यानी कि 4 अपर जॉ के लिए और 4 लोअर जॉ के लिए, 4 जो कि मैक्सिला में धंसे हुए हैं और 4 जो कि मैंडिबल में धंसे हुए हैं, टोटल कितने हो गए, 8। तो इंसिजर की संख्या कुल कितनी, 8। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है कैनाइन में, जो कि कैसा होता है, थोड़ा पॉइंटेड होता है ना, जो थोड़ा नुकीला होता है, ये साइड वाला जो होता है, ये कैनाइन। ठीक है, और ये किसके काम में आता है, तो ये पायर्स करने के काम में आता है, जैसे कि मांस वगैरह, जो बहुत ज़्यादा मांसाहारी जो जंतु होते हैं, तो उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा एकदम निकला हुआ, एकदम शार्प, जैसे कि शेर वगैरह का आपने देखा, ये वाला दांत जो होता है काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड बाहर निकला हुआ, वो क्या करते हैं, वो अपने शिकार में उस दांत को धंसा देते हैं, जिसके कारण से शिकार भाग नहीं पाता है, और वो मांस को चीरते हैं उससे, है ना। तो ये किसके काम आता है, ध्यान रखेंगे, ये चिड़ने के काम आता है, चिड़ने के काम आता है। ठीक, ये चीरने के काम आते हैं। कोई दिक्कत बताओ, ये कैनाइन कितने होते हैं, तो ऊपर वाले सेट में कितने बताओ, 2, और नीचे वाले सेट में भी कितने, 2, नीचे भी तो है, ये नीचे भी तो है ना, तो टोटल कितने, 2 + 2, 2 अपर जॉ में, 2 नीचे वाले जॉ में, तो कितने हो गए कुल बताओ, 4, है कि नहीं। कैनाइन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या, प्रीमोलर, प्रीमोलर, इससे तो एक सवाल भी आता है, इसका भी आप ध्यान रख लेंगे, प्रीमोलर के बारे में आप लोग को बता देते हैं। प्रीमोलर, ये अगर हम बात करेंगे तो ये भोजन को पीसने के काम आता है, उसको रगड़ने के काम आता है, चूंकि इसका जो सरफेस होता है ना थोड़ा फ्लैट होता है, तो इस कारण से ये क्या आता है, ये, और साथ में जो मोलर होता है वो भी, दोनों का काम एक साथ लिखा जाएगा, मोलर, जो लास्ट में होते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोलर कहते हैं। ये भी क्या करता है, ये दोनों मिला करके अगर हम इसका काम लिखें तो ये भोजन को पीसने के काम आता है, यानी कि छोटा छोटा जो उसका टुकड़ा करना है उसमें काम आता है, पीसने के काम आता है। ठीक, ये आ गया। अब देखो इनकी संख्या लिख लेते हैं, तो हम जानते हैं प्रीमोलर एक साइड में 2, दूसरे साइड में 2, टोटल मिलाकर के 4, और नीचे भी कितने, 4, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 4, यानी कि कितने, 8। और मोलर की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि इधर 3, फिर इधर 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, कुल मिलाकर के कितने हो गए, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 + 6, यानी कि ये 12। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहां तक में, ठीक, ये कितने, 12, बोलो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि देखो 8, ये हो गया, ये कितना हो गया, 20, और इधर 12, बोलो 32 हो गया ना कुल मिलाकर के। हाँ, प्री मोलर से संबंधित एक क्वेश्चन मैं बता रहा था कि इससे संबंधित ध्यान रखेंगे, जब बच्चों का प्री स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है तो वहाँ पर क्या चेक किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर प्री मोलर ही चेक किया जाता है। अगर उनका प्री मोलर नहीं आया है तो एडमिशन लिया जाता है, अगर प्री मोलर आ जाता है तो फिर एडमिशन नहीं लिया जाता है। ये आप दांत के प्रकार ध्यान रखेंगे, उनके कामों को भी ध्यान रखेंगे, कौन काटने के लिए, कौन चीरने के लिए, और कौन पीसने के काम में आता है, ग्राइंडिंग के काम में कौन आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, उसके लिए प्री मोलर और मोलर। अब देखिए एक बात और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान दे देना चाहिए कि अगर हम मोलर की बात करते हैं तो मोलर में, मोलर कुल कितने, 3, यानी कि अगर हम कहें कि एक मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर, है ना, कुल 3, तो तीसरा मोलर, तो सबसे लास्ट वाला जो होता है ना, यहां पर हम लिख रहे हैं लास्ट मोलर, इसको ना विजडम टूथ भी कहा जाता है, विजडम टूथ, या फिर इसको अक्ल चौ भी बोलते हैं,
अकल चौ, है ना। ये क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि ये आ जाने के बाद बुद्धि आ जाती है लोगों को, लेकिन ऐसा कोई लेना देना नहीं है, इस सब भ्रम में मत रहना। विजडम टूथ लास्ट मोलर को कहा जाता है, और इसके बारे में अगर बात करूं तो ये जो होता है ना, ये आफ्टर 22 ईयर्स के बाद ही आता है, और ये चारों बगल से सबसे लास्ट में आता है। तो ये टोटल कितने हो गए विजडम टूथ बताओ, ऊपर एक, इधर एक, फिर नीचे वाले में भी एक और एक, टोटल कितने, 4। तो 4 विजडम टूथ भी होते हैं जो कि मोलर का ही हिस्सा है, तो मोलर का ही उसको हम क्या मानते हैं, पार्ट मानते हैं। ठीक है, चलो अगला पेज लेते हैं। ठीक, यहां तक में हमने दांतों की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जीभ की, है ना। जरा एक बार जीभ का भी बात कर लेते हैं। जीभ क्यों पीछे छूटेगा, है ना। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे, मांसपेशीय स्ट्रक्चर है ये, और इसकी अगर बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक, और इसमें अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो मांसपेशीय स्ट्रक्चर है, इसको जब हम साइड से देख रहे होते हैं, सपोज करते हैं कि ये ओरल कैविटी का नीचे का जबड़ा वाला हिस्सा है, नीचे का जबड़ा वाला हिस्सा है, और नीचे के इस जबड़े वाले हिस्से में जब जीभ का अटैचमेंट देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का हमको अटैचमेंट देखने के लिए मिलता है। ये मान लेते हैं ये क्या है, ये टंग है। ये क्या है, ये टंग है, और ये जो है ना हमारा लोअर पैलेट है, लोअर जॉ से सटा हुआ हिस्सा है, और ये जिस स्ट्रक्चर के हेल्प से यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, ये जिस स्ट्रक्चर के हेल्प से यहाँ पर क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रेन्यूलम। इसको क्या बोलेंगे, फ्रेन्यूलम। ठीक है, जीभ को ठीक है ओरल कैविटी के लोअर फ्लोर से जोड़ने के काम आता है ना। लोअर फ्लोर से जोड़ने के काम आता है कौन, फ्रेन्यूलम। ठीक है, ये जीभ को कनेक्ट करता है, और ये जो है स्ट्रक्चर, ये मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। टंग के ही दोनों साइड में जहां पर ये इंड होता है, इसी साइड में यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है हमको, टॉन्सिल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, ये रहा, यहाँ पर दोनों तरफ से होता है, इस तरफ भी रहेगा और उस तरफ भी रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं, या लिख लेते हैं इसको, ये क्या हो गया, टॉन्सिल। ठीक है, कितने होते हैं, एक उधर भी होगा, तो दोनों मिला करके पेयर में, तो क्या हो जाता है, इसको क्या होता है, टॉन्सिल पेयर में रहेगा, कितना, तो 1 पेयर। ठीक, अब इस टॉन्सिल में अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड टॉन्सिल, है ना, तो इन्फेक्टेड टॉन्सिल के कारण यहाँ पर जो हमें बीमारी देखने के लिए मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ध्यान रखना, आइटिस वर्ड जो है ना, ये पेनफुल इन्फ्लामेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, और टॉन्सिल में हो गया तो टॉन्सिलाइटिस, पैनक्रियाज में हो गया तो पैनक्रिएटाइटिस, अपेंडिक्स में हो गया तो अपेंडिसाइटिस, ब्रेन के फोल्डिंग्स में हो गया, मेनिंग्स में हो गया तो मेनिंगाइटिस। बात समझ में आ रही, आर्थर यानी कि जॉइंट्स में अगर हो गया तो आर्थराइटिस। ठीक है, आइटिस वर्ड पेनफुल इन्फ्लेमेशन के केस में आता है। अब जीभ की यहाँ पर जब बात हो रही है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत सारे इसमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, पिंक डॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, है ना। जीभ में आपको बहुत सारे क्या देखने के लिए मिलेंगे, पिंकिश डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, इस तरह से पिंक पिंक जैसे गुलाबी गुलाबी धब्बे देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली इसके टेस्ट बड्स होते हैं, जो कि इसमें स्वाद का मतलब क्या करते हैं, सेंसेशन इसके अंदर, चूंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स, और इस टेस्ट बड के अंदर अगर बात करेंगे, जैसे सपोज करते हैं ना कि ये एक टेस्ट बड है, इस तरह से करके ये मान लेते हैं टेस्ट बड है, तो इस टेस्ट बड के अंदर ये जैसे सपोज करते हैं, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, और साथ में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो हमें नर्व एंडिंग्स वगैरह भी देखने के लिए मिलती हैं। तो ये क्या करता है, ये नर्व है,
तो ये क्या करता है, स्वाद का सेंसेशन ले जाएगा। और ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। इसमें दोनों चीजें होती हैं। ये टेस्ट बड, ये क्या है, ये टेस्ट बड है, टेस्ट बड, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बहुत सारा टेस्ट बड देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, जब हम जीभ की बात करें तो इसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण, क्या, तो इसके स्वाद के जो मुख्य एरिया होते हैं, है ना, जो स्वाद का मुख्य एरिया होता है उस पर हमें बात करना पड़ेगा। ऐसे तो स्वाद का जो है ना लगभग हर जगह से पता चलेगा, लेकिन जो उसका एक खास एरिया होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जो सबसे पहला जो एरिया होता है इसकी बात कर रहे हैं, ये किसके लिए होता है, ये स्वीटनेस के लिए होता है, ये मिठास के लिए होता है। ये वाला जो एरिया है ये किसके लिए, तो ये लिख लेते हैं, ये है मिठास के लिए, ठीक है। मिठास बोले तो क्या, स्वीटनेस के लिए है ये। ये स्वीटनेस का सेंसेशन सबसे बेहतर देता है, ठीक है। कौन, तो ये जो हिस्सा है सबसे पहला वाला, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इससे पीछे का जो एरिया होता है लगभग ये वाला, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये सबसे बेहतर किसका सेंसेशन देता है, तो ये सबसे बेहतर दे सकता है सेंसेशन ये नमक का, है ना, यानी कि ये नमकीन का एहसास सबसे अच्छा देता है, नमक का एहसास, है ना, यानी कि सॉल्टी, ठीक। ये वाला हिस्सा हो गया। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है जीभ के इस साइड का जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये सबसे बेहतर हमें सॉर टेस्ट देता है, खट्टापन, है ना, खट्टापन ये सबसे बेहतर बताता है, यानी कि ये सौर को बेहतर पहचानता है, सौर को, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, सबसे लास्ट में ये वाला हिस्सा अगर हम बात करेंगे, ये वाला हिस्सा, है ना। तो देखो ये वाला हिस्सा जो है ये सबसे बेहतर किसको पहचानता है, तो ध्यान रखेंगे ये सबसे बेहतर कड़वापन को पहचानता है, कड़वापन, ये सबसे बेहतर कड़वापन को पहचानता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो बिटरनेस, है ना, यानी कि ये बिटरनेस को सबसे बेहतर ये डिटेक्ट करके बताएगा, कड़वापन, ठीक। कोई दिक्कत बताओ। इसके चारों हिस्से की बात हो गई, टॉन्सिल की बात हो गई, जो पार्ट इसको कनेक्ट करता है लोअर बेड से उसकी बात हो गई, ठीक है ना। इसको अगर याद रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हो तो ध्यान रखना, एक छोटा सा ट्रिक है कि शुरुआत में एक रिलेशनशिप के हिसाब से आप चाहो तो इसको याद कर लो। शुरुआत में रिलेशनशिप में सब कुछ मीठा मीठा होता है, सब बढ़िया होता है, एवरीथिंग इज़ वेरी स्वीट। बस उसमें कुछ दिनों बाद क्या होते हैं, उसमें नमक घुलना शुरू हो जाता है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा रिश्तों में खट्टापन आने लगता है, और सबसे अंत में जीभ के अंत में पहुंच रहे हैं तो चलो रिश्ते के सबसे अंत में पहुंचते हैं, तो सबसे अंत में रिश्ते में क्या आ जाती है, करवाहट आ जाती है, करवापन आ जाता है। तो आप चाहो तो इस ट्रिक के हिसाब से भी इसको याद रख सकते हो। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक बार जरा शुरुआत देख लेते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से। बोलो हमारा टीच क्लियर हो गया, हमारा टंग क्लियर हो गया। ग्लैंड्स की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे जहाँ पर ये पूरा पार्ट में डील करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसोफेगस की, स्टमक की, इंटेस्टाइन की और रेक्टम की। तो देखिए स्ट्रक्चर वाइज अगर हमें बात करना होगा तो उसके लिए तो हम अगले लेक्चर पर ही जाएंगे, लेकिन जरा सा एक बार बात कर लेते हैं माउथ से इसोफेगस में आने की, ठीक है। वहाँ पर एक पॉइंट होता है जो कि एनसीईआरटी मेंशन करती है, तो वो चीज़ आप देख लेंगे तो थोड़ी बेहतर रहेगी आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए, है ना। चलिए जब हम माउथ की बात कर लेते हैं, देखिए ये रहा माउथ का हिस्सा और ये हो गया इसोफेगस का। और देखिए माउथ के अंदर जब हम बात कर रहे हैं ना तो वहां पर एक पॉइंट और बात करना पड़ेगा, क्या, ये रहा हमारा नेजल कैविटी वाला। ये जो एरिया है ये क्या, ये नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल
वेस्टिब्यूल, ठीक। ये क्या, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। ये क्या, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, या फिर इसी को क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं बक्कल कैविटी, ठीक। ओरल कैविटी कह लो या फिर इसी को कह दो बक्कल कैविटी। ये वाला हिस्सा क्या, इसको बोलेंगे नेजोफेरिंक्स, ठीक है। कौन सा हिस्सा, जहां पर ये नेजल चैम्बर आकर के खुल गया वो नेजोफेरिंक्स, जहां पर ये ओरल कैविटी खत्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। और इस दोनों को एक साथ अगर बात करेंगे तो कह देंगे क्या, फेरिंक्स, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देख लो ये वाला जो हिस्सा है यहां पर ये क्या, ये सर ट्रैकिया, ये क्या, ट्रैकिया, ये हमारा विंड पाइप, ये क्या, विंड पाइप हमारा ट्रैकिया। तो फिर फूड पाइप का, तो फूड पाइप ये रहा, ये रहा हमारा फूड पाइप, ठीक है। अब दोनों की ओपनिंग, ये रहा इसका ओपनिंग और ये रहा इसका ओपनिंग, है ना। दोनों पाइप हैं तो दोनों के ओपनिंग की बात कर रहे हैं। देखो इसके ओपनिंग का नाम क्या, ये क्या, ये गलेट, ठीक है। ये क्या, ये गलेट। इसको लिख देते हैं, ये क्या, ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस और फूड पाइप, है ना। ईसोफेगस को एक और नाम क्या कह दे रहे हैं, फूड पाइप कह रहे हैं ईसोफेगस को, ठीक है। ये क्या, गलेट। और ये जो ओपनिंग है इसको क्या कह रहे हैं, ये जो ओपनिंग है ये वाला, इसको जो कि ये क्या, ये ट्रैकिया, ये क्या, ट्रैकिया। यानी कि ट्रैकिया बोले तो क्या, ये विंड पाइप, ये हवा वाला पाइप, विंड पाइप, ठीक। ये क्या, ट्रैकिया, ट्रैकिया के ओपनिंग को क्या कहा गया, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर में, इस ग्लॉटिस को कवर करता हुआ एक स्ट्रक्चर इस तरह से, एक कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर, एक कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर। ये देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, ये चूंकि ग्लॉटिस के ऊपर है तो ऊपर के लिए इपी का मतलब होता है अपॉन, ठीक है, ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, तो इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस मतलब कि किसके ऊपर, तो अपॉन ग्लॉटिस, यानी कि ग्लॉटिस के ऊपर, तो उसको क्या कह रहे हैं, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस होता क्या है, तो इसको क्या लिख लेते हैं, कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ये, फ्लैप प्रेजेंट ओवर ग्लॉटिस, ठीक है। जो विंड पाइप के ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इपीग्लॉटिस कर रहे हैं। और ये इपीग्लॉटिस क्या करता, क्या है, तो ये भोजन को विंड पाइप, यानी कि किसमें, विंड पाइप और ट्रैकिया में जाने से रोकता है, जाने से रोकता है, ठीक है। ये किसका काम, ये इपीग्लॉटिस का काम। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, ये पार्ट अपना क्लियर हो गया, बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो फूड पाइप का हिस्सा है ये कुछ दूर तक ट्रैकिया से सपोर्टेड होता है, ट्रैकिया इसके आगे से होता है, ट्रैकिया आगे से, और इसके ठीक पीछे से क्या होता है, तो फूड पाइप होता है। एक बार जरा देख लेते हैं क्या हमारा वहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। हाँ, ईसोफेगस हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।